आज हम अपने इस प्रिय देश पर हुए पहले विदेशी आक्रमण का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह किस ऐतिहासिक वीर पुरुष ने किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, किस दिशा से किया, किन स्वाभिमानी और शक्तिशाली स्थानीय राजाओं ने उसका विरोध किया, वैसे ही किन तद्देशीय राजाओं ने उसके सामने झुककर देश की छवि खराब की। लेकिन फिर भी यह दुर्जय शत्रु अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में क्यों असफल रहा? इस भारत भूमि ने ही उसकी मस्ती कैसे उतार दी? और आखिरी न केवल भारत पर बल्कि पूरी दुनिया पर इस आक्रमण के दूरगामी परिणामों को जानने के लिए इस पूरे इतिहास को जरूर देखें, क्योंकि ये इतिहास बड़ा ही रोमांचक है। इसलिए हम प्रस्तावना में ही ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। आइए सीधे चलते हैं इस जबरदस्त इतिहास की ओर। यह इतिहास है भीम पराक्रमी, जांबाज, उग्र साहसी, अति महत्वाकांक्षी, विजयिष्णु योद्धा सिकंदर का। सिकंदर शब्द का लौकिक अपभ्रंश स्कंदर, उससे ही यूरोप में उसे अलेक्जेंडर नाम से जाना जाता है। दोस्तों, याद रहे, हमने उसके लिए यहाँ कितने सारे विशेषणों का प्रयोग किया है, लेकिन हमने उन विशेषणों में अजिंक्य और जगज्जेता का उपयोग नहीं किया है, जिन विशेषणों से वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि यह सच्चा इतिहास नहीं है। हम समय समय पर बताएंगे कि हम इतने विश्वास के साथ ऐसा क्यों कह रहे हैं। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ हम केवल सिकंदर के भारत से संलग्न इतिहास को ही समझने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके भारत पर आक्रमण की पृष्ठभूमि को जानने के लिए इतिहास में थोड़ा और पीछे मुड़ के देखना जरूरी है। इसलिए आइए इतिहास के थोड़े और पुराने पन्नों को छान के देखते हैं। ईसा से लगभग 500 या 600 साल पहले यूनानियों ने यानी ग्रीक के लोगों ने अपने राज्य, शिक्षा और शिल्प कौशल में फलना फूलना शुरू कर दिया था। कई वर्षों तक इन यूनानियों के पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध रहे थे, लेकिन फिर भी ग्रीस उस वक्त तक एक देश बन के उभरा नहीं था। तब वो स्पार्टा, एथेंस जैसे कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उसे अपने बाहुबल से एकत्रित करने का काम उत्तरी ग्रीस के मैसेडोनिया के पराक्रमी और शक्तिशाली राजा फिलिप्स ने किया। वह केवल स्पार्टा राज्य को इसमें समायोजित न कर सका। उसका शासनकाल 359 ईसा पूर्व से 336 ईसा पूर्व तक रहा। इस समय तक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इसी तरह के वर्तमान राज्यों को छोड़ ही दे रोमन साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। पूर्ण रूप से ईसा पूर्व का अर्थ ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल यह है। हालांकि वे राज्य फिलिप्स के बल पर एक साथ आए, लेकिन उनके साथ आने का मूल कारण उस समय ईरान प्रांत के पुराने राज्य पर्शियन राज्य के आक्रमण में उनकी लगातार हार ये था। इसीलिए एक बार ऐसी एकता हो जाने के बाद ईरानियों से पहले कई बार की गई हार का बदला लेने के लिए फिलिप ने ग्रीस पर आक्रमण करने की जोरदार तैयारी की। लेकिन कूच करने से पहले ही उसका खून हुआ और वह जिम्मेदारी उसके बाद बेहद मुश्किल से उसके गद्दी पर बैठे महज 20 वर्षीय बेटे सिकंदर के कंधों पर आ गिरी। अब संक्षेप में जानते हैं सिकंदर का अतीत। उसका पूर्वरंग बहुत काल्पनिक लगता है, क्योंकि वह एक परी कथा के समान है, और चूंकि यह आज के इतिहास का विषय नहीं है, हम निश्चित रूप से कुछ समय बाद उस विस्तृत इतिहास का ऐसे ही डीपली अध्ययन करेंगे। संक्षेप में, सिकंदर फिलिप की चौथी पत्नी ओलंपिया का पुत्र था, लेकिन मेरा बेटा न होके वह असल में यूनानी देवता जू का ही बेटा है। ऐसा खुद उसके पिता फिलिप को ही शक था। हम पहले ही कह चुके हैं कि सिकंदर का पूर्वरंग एक परी कथा की तरह है, और उसे धरती पर का एक साधारण आदमी साबित करने का काम भी हमारे ही देश के वीरों ने किया है। तो ये ऐसा इतिहास जिस पर हम सभी देशवासियों को गर्व होना चाहिए, इसे अंत तक जरूर देखें। चूंकि फिलिप का आगे अलेक्जेंडर की मां ओलंपिया के साथ अनुबंध होने के कारण, और वैसे भी उसका अधिकांश समय युद्ध के मैदान में ही बीतने के कारण, सिकंदर की बचपन की शिक्षा उसके द्वारा ही चुने गए। पहले एक सख्त अनुशासनवादी शिक्षक लियोनाइडस, और फिर एक प्रसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता, विचारक, वैज्ञानिक, संगीतकार और कलाकार, संक्षेप में सर्वगुण संपन्न अरिस्टोटल जैसे गुरु और उसकी बुद्धिमान और हिकमाती माँ के हाथों तले हुआ। दोस्तों, यहाँ एक नोट, चतुर और देशभक्त माँ से शिक्षित बच्चे आगे बढ़कर इतिहास बनाते ही हैं। एक देशीय उदाहरण के तौर पर महाराणा प्रताप जी या छत्रपति शिवाजी महाराज का ही ले ले। उनकी तरह ही सुपुत्र सिकंदर भी कभी भी एक सेनापति के रूप में बेकार नहीं साबित हुआ, और मात्र 20 वर्ष की आयु में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधे पर होने के बावजूद वह थोड़ा सा भी न डगमगाया, और अगले महज 12 वर्षों में ही न भूतो न भविष्यति अपने पराक्रम से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सिर्फ 12 वर्षों में ही, क्योंकि केवल 32 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो गया। फिलिप की मृत्यु के बाद ग्रीक में मचे राजसी विद्रोह को अपने बाहुबल पर तुरंत मिटा के उसके पिता की गद्दी पर बैठ गया, और पिता की फारसी राष्ट्र को वश में करने की और फिर पूरे एशिया पर विजय प्राप्त करने की अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए वो पूरी तरह निर्बाध बन गया। तदनुसार 127 ईसा पूर्व में
उसने इस आक्रमण की शुरुआत की। मित्रों, ध्यान दें कि दुनिया के सभी क्षेत्रों की खोज उस समय तक नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, पृथ्वी के गोल आकार की खोज भी इन यूरोपीय लोगों ने 15वीं शताब्दी तक नहीं हुई थी और वे उनके लिए बहुत सी आवश्यक चीजें हिंदुस्तान से ही आयात करते थे। इसलिए दुनिया का आखिरी छोर मतलब हिंदुस्तान, और इसीलिए अंत में हिंदुस्तान को जीत लिया तो मानो बन गए जगत जेता। ऐसी ही सिकंदर की भी समझ थी। लेकिन उस समय के बाकी अज्ञात प्रदेशों की तो बात ही छोड़ दे, पूरे भारत की भी बात छोड़िए। सिकंदर हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग के सिर्फ आंगन से ही वापस लौटा था, इसलिए जगत जेता सिकंदर आदि व्याख्याएं पूरी तरह से झूठी हैं। आइए अब उसके भारत आने के एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य और उसके मार्ग को समझते हैं। यह महसूस करने के बाद कि उस समय के फिनिशियन लोग कुछ जहाजों की मदद से दुश्मनों से लड़कर धरती के व्यापार में लाभ कमा के आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध हो गए हैं, उसने व्यापार पे कब्जा करने के लिए पूरी भूजल प्रदेश पर अपना शासन स्थापित करने का निर्धार कर लिया। उसके मुताबिक सिकंदर ने दुनिया को जीतने के लिए ग्रीस से प्रस्थान किया और पश्चिम एशिया के तत्कालीन समृद्ध और विशाल देश अर्थात फिनिशन, मिस्र यानी इजिप्ट, फारस यानी पर्शिया यानी अब का ईरान और बाद में अब के अफगानिस्तान प्रदेश पर भी विजय प्राप्त की। उसकी इस विजयी गाथा का विस्तृत इतिहास हम निश्चित रूप से कुछ समय बाद अलग एपिसोड्स में जरूर देखेंगे। जब वह इन सभी विशाल साम्राज्यों का सम्राट बना, तब वो इस अति आत्मविश्वास से ग्रस्त हो गया कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा और मेरा नाम जगत जेता के नाम से जाना जाएगा। यहीं पे उसके व्यापारिक कौशल दूरदृष्टि का एक उदाहरण भी देखते हैं। मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने पूर्व पश्चिम व्यापार की सुविधा के लिए नाइल नदी के मुहाने पर अलेक्जेंड्रिया नामक एक नया शहर बसाया और फिनीशियन लोगों के टायर शहर को जबरदस्त शहर देने में पूरी तरह कामयाब रहा। हालांकि वहाँ उसके बाद अगले 1800 सालों तक करोड़ों क्रांतियां हुई, लेकिन फिर भी यह शहर भारत का मुख्य व्यापारिक केंद्र बना रहा। वैसे ही उसने रास्ते में आते हुए कई क्षेत्रों और लोगों का दौरा भी किया, उनसे यह जानकर कि हिंदुस्तान ही सभी अच्छी चीजों का मूल है, हिंदुस्तान जीतने की उसकी भूख और भी तेज हो गई। दूसरे शब्दों में, महत्वाकांक्षी सिकंदर की ख्याति प्राप्त कर इतिहास में अपना नाम बनाने की तीव्र इच्छा के साथ ही या उससे भी पहले व्यावहारिक दृष्टिकोण से व्यापार का वास्तविक घर मतलब हिंदुस्तान को ही हथियाने का उसका विचार इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों, ध्यान दें कि यह 327 ईसा पूर्व के बीच का इतिहास है और उस समय का इतिहास भी हमें बताता है कि हमारा हिंदुस्तान देश उस समय भी व्यापार में सबसे आगे था और आज भी हम विचार, कर्म और व्यापार में आगे ही हैं। इसका ताजा उदाहरण है मौजूदा विकट स्थिति में भी कोरोना वायरस के खिलाफ टीकों का विशाल उत्पादन और दुनिया के सभी हिस्सों में टीकों की आपूर्ति करके सभी मानव जाति को और मानवता को जीवित रखने और विश्व बंधुत्व की परिभाषा को पूरा करने का काम सही मायनों में हमारे ही देश ने किया है। इतना ही नहीं, कर्ज और गलत फैसलों के कारण गरीबी के सागर में न डूबे, इसलिए पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद कौन रहा है, तो हमारा ही ये भारत देश कर रहा है। इसलिए देश के लिए जो नेगेटिविटी हमें अब तक बस रही है, उसे पूरी तरह से झटक दे और देश के प्रति सकारात्मक बन के अपने देश की उन्नति के लिए दिल से प्रयास करें। आइए इस इतिहास में फिर से उस समय भारतीय बस्ती और राज्य पार ईरान की सीमा तक फैली हुई थी। अफगानिस्तान को उस समय गांधार के नाम से जाना जाता था। अहिगस्थान अफगानिस्तान का प्राचीन भारतीय नाम है। उस समय काबुल नदी का भारतीय नाम कुंभा था। उस समय यूनानियों द्वारा हिंदू कुश पर्वत को पेलोपोनेसस कहा जाता था। इन सभी प्रांतों में हिंदू कुश तक भारतीयों के छोटे और बड़े राज्य बेस थे। सिकंदर उत्तर पश्चिम दिशा से उसी प्रसिद्ध खैबर खिंड से भारत आया था। वह इस खैबर दर्रे से भारत आने वाला पहला विदेशी बहादुर व्यक्ति था। अगर भारतीयों ने एक साथ आकर उसे इस खिंड में ही रोक दिया होता तो लेकिन इतिहास को अगर मगर वर्जित है। साथ ही हमने पानीपत की पहली लड़ाई की कड़ी में इस खिंड के बारे में काफी चर्चा की है। आप उस कड़ी में इस बारे में ज्यादा जान सकते हो। बाद में सिकंदर ने इस भूमि में पहला कदम रखा और ग्रीक पौराणिक कथाओं की जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान को देखकर सिकंदर इतना खुश हुआ कि क्या बताएं। लेकिन उनके पुराणों में ऐसा क्या लिखा है कि हिंदुस्तान की धरती के केवल दर्शन मात्र से सिकंदर को इतनी खुशी हुई। साथ ही हिंदुस्तानी राजाओं ने युद्ध से पहले ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं, कैसे अपनों के ही खिलाफ विदेशियों की मदद की। ऐसे दुर्जय शत्रु के सामने देश का कौन सा स्वाभिमानी राजा उठ खड़ा हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहादुर सिकंदर के अफलातून दावपेच कैसे थे कि जिनकी वजह से उसे कैसे जीत हासिल हुई। ये सब हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगले भाग में। तो अगला भाग अवश्य देखें और आपको नोटिफिकेशन समय पर मिले, इसके लिए अपना यह इबुना और हम चैनल जरूर सब्सक्राइब करें
बेल बटन दबाएं और कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।